नमस्कार दोस्तों, आपका लर्न डीप फैमिली में स्वागत है। आज हम लोग मराठा पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हम लोग मराठा साम्राज्य पार्ट 1 पढ़े थे। देखा जाए कल हम लोग पढ़े थे शिवाजी और शिवाजी के प्रशासन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे शिवाजी के वंशज और किस प्रकार से पेशवा पद मराठा साम्राज्य को आगे तक ले जाता है। तो हम लोग देखेंगे आज एक शिवाजी के वंशज और दूसरे ओर पेशवा पद को देखेंगे। देखा जाए शिवाजी का मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जाता है। शिवाजी के मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में 2 पुत्र आते हैं, एक राजा राम और दूसरे पुत्र संभाजी। क्या होता है, राजा राम संभाजी के गैर मौजूदगी में वह पिताजी के जाने के बाद वह मराठा साम्राज्य का शासक घोषित कर देता है। लेकिन जैसे ही संभाजी को पता चलता है वह राजा राम को हटाते हैं और शासक 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी में संभाजी रहते हैं और राजा राम इनके संरक्षण में रहते हैं। संभाजी कौन थे? ये इनकी जो शिवाजी की पहली पत्नी थी साईबाई, उन्हीं का ये पुत्र होते हैं। देखा जाए जब संभाजी मराठा साम्राज्य का शासक बनते हैं तब वह अपनी राजधानी को रायगढ़ बनाते हैं। राजधानी रायगढ़ बनाने के क्रम में इनका जीवन बहुत ही संघर्ष से बीतता है। संघर्ष से इसलिए बीतता है, जब यह शासक बनते हैं तो इनके परिवार नाराज होते हैं, इनके कुछ दरबारी भी कभी कभी नाराज रहते हैं और इनका सौतेला भाई वह भी नाराज रहता है। तो शिवाजी जो संभाजी होते हैं उनको बहुत सारा संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इन संघर्षों के बावजूद भी वो क्या करते हैं, मराठा साम्राज्य को आगे तक ले जाते हैं। उसी बीच में क्या होता है, एक संभाजी के साथ एक घटना होता है। घटना क्या होता है कि कुछ समय बाद अकबर, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर, वह औरंगजेब से विद्रोही कर भागकर वह संभाजी के पास में चला आता है और संभाजी उसको क्या करते हैं, मराठा साम्राज्य में शरण दे देते हैं। यह जो अकबर था औरंगजेब का पुत्र होता है। जब यह बात औरंगजेब को पता चलता है कि मेरा विद्रोही पुत्र जो विद्रोह करके यहाँ से भागा है उसका शरण संभाजी दिए हैं, तब वह औरंगजेब क्या करता है, अपने सैनिकों को भेजकर संभाजी और संभाजी के एक होते हैं बहुत करीबी व्यक्ति कवि कलश। ये कवि कलश कौन है? कवि कलश इनके सबसे करीबी रहते हैं। जब यह शासक बनते हैं तो ये एकमात्र कवि कलश ही इनके विश्वासी होते हैं और जिन्हें वह क्या होता है, सबसे सर्वोच्च पद पर नियुक्त करते हैं कवि कलश को। और कवि कलश के सहयोग से ही वो अपना शासन आरंभ करते हैं। तब जब ये अकबर को शरण देते हैं तो औरंगजेब क्या करता है, अपने सैनिकों को भेजकर संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार करने के बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, 1689 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु हो जाती है। तो जो संभाजी का मृत्यु हो गया 1689 ईस्वी में, उसके मृत्यु के बाद क्या होता है, राजा राम अपने आप को शासक घोषित करता है और यह 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य का शासक होता है। यह राजा राम बोला जाए शासक बनता है तब जो संभाजी का मृत्यु होता उस वक्त इनके पुत्र होते हैं साहू, जिनका उम्र उस टाइम मात्र 7 वर्ष होता है। और इतने अल्प उम्र में होने के कारण राजा राम को एक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर मिलता है शासन करने का और आगे बढ़ने का। तब राजा राम क्या करता है, अपना 1789 से 17 ईस्वी तक शासन करता है और वह अपनी राजधानी सतारा में स्थापित करता है। यहाँ से पलायन कर वो कहाँ चला जाता है, सतारा, और सतारा से ही
शासन करना स्टार्ट करता है। और ये बात तो राजा राम को पहले से ही पता होता है कि मराठा साम्राज्य पर नजर औरंगजेब का पहले से ही था और हस्तक्षेप पहले से ही हो रहा था। तब क्या होता है, राजा राम भी औरंगजेबों के साथ उसको संघर्ष करना पड़ता है और राजा राम की भी मृत्यु 1700 ईस्वी में इसका भी मृत्यु हो जाता है। उसके मृत्यु के बाद इसकी पत्नी ताराबाई आती है और ताराबाई क्या करती है, अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को बहुत ही अल्पवयस्क उम्र में शासक बना दी होती है और यह संरक्षिका के रूप में शिवाजी द्वितीय के रूप में संरक्षिका के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार से शिवाजी द्वितीय बहुत ही अल्प आयु में शासक बनते हैं और उनका जो माँ होती है ताराबाई संरक्षिका के रूप में काम करती है। उसी बीच में क्या होता है, जब यह शासक बनते हैं तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जो औरंगजेब की मृत्यु का काल था 3 अप्रैल 1707 ईस्वी में। और जैसे ही औरंगजेब मृत्यु होता है उसके बाद उनका पुत्र मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल का शासक बनता है। और जैसे ही मुअज्जम वहां का शासक बनता है, शाहू को वहां से स्वतंत्र कर देता है और शाहू वहां से निकलते हैं और अपने शासन में जैसे ही आते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, ताराबाई से संघर्ष करना पड़ता है। और वह जो संघर्ष होता है वह खेड़ा के मैदान में होता है, जो खेड़ा के युद्ध से भी के नाम से जाना जाता है। इसमें ताराबाई की पराजय होती है और शिवाजी का यहाँ से क्या होता है, पलायन हो जाता है और यहाँ से यह हट जाते हैं। तब उसके बाद शाहू क्या होता है, यहाँ का वास्तविक शासक शाहू बनता है और शाहू का जो शासनकाल रहता है 1707 ईस्वी से 1749, 1707 से 1749 ईस्वी तक शाहू शासन करता है। और जब यह शाहू शासन करता है तो इसी के शासनकाल में पेशवा का पद एक प्रमुख पद होता है। तो इसी के शासनकाल में कौन आते हैं, पेशवा। जो पेशवा आते हैं कौन होते हैं, बालाजी बाजीराव। यही बालाजी बाजीराव पेशवा के रूप में आते हैं और पेशवा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखा जाए जब बालाजी बाजीराव आने से पहले एक घटना क्या होता है कि जब यहाँ पर मराठा क्या होता है, मराठा का शक्ति का विभाजन हो जाता है 2 जगह। एक क्या होता है, एक शाहू के अंडर में होता है और एक शिवाजी द्वितीय के शासनकाल में होता है। शाहू के अंदर में कौन सा क्षेत्र था, सतारा था और शिवाजी द्वितीय के अंडर में होता है कोल्हापुर होता है। इस तरह से मराठा साम्राज्य का शासन 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गया। एक का नेतृत्व शाहू जी कर रहे थे और एक का शिवाजी द्वितीय। उसी बीच में जब पेशवाओं का आगमन होता है तो बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम जब पेशवा आते हैं तो उन दोनों के आने के बाद एक संधि होता है जो संगोला की संधि के नाम से जाना जाता है। वह शाहू के मरने के बाद होता है। वह संधि 1750 ईस्वी में यानी शाहू के मृत्यु के बाद होता है, जो संगोला की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से संगोला की संधि होता है। उसके बाद क्या होता है, इस संगोला की संधि में शिवाजी द्वितीय यह स्वीकार कर लेते हैं कि अगर कोई अब वास्तविक पद होगा, अगर वास्तविक कोई शासक होगा तो वह पेशवा होगा। तो इस प्रकार से पेशवा का पद अब स्टार्ट होता है और यहां से क्या होते हैं, बालाजी बाजीराव पेशवा के रूप में काम करते हैं। तो प्रथम जो पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ, ये होते हैं 1713 से 1720 ईस्वी में। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। द्वितीय संस्थापक इसलिए बोला जाता है क्योंकि मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो शुरू थे शिवाजी थे, उन्होंने मराठा साम्राज्य को इस मुकाम तक पहुंचाया। उसके बाद अगर मराठाओं को अगर शक्ति को आगे बढ़ाता है तो वह पेशवा पद होता है। तो यही बालाजी बाजीराव को द्वितीय संस्थापक भी बोला जाता है। उसके बाद 1713 ईस्वी में क्या होता है, पेशवा पद स्टार्ट होता है।
पेशवा पद बनता है। और इन्हीं के शासनकाल में एक घटना होता है। घटना क्या होता है? 1719 ईस्वी का, जो पेशवा के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। यह क्या था? इसमें क्या होता है? मराठा बालाजी बाजीराव फर्रुखसियर की हत्या करवाते हैं और सैयद बंधु को उसमें सहयोग करते हैं और रफी उर दर्जात को शासक बनाते हैं। तो यही वो होता है जब 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर शासन कर रहा होता है, 1713 से 1719 ईस्वी में, और उसकी हत्या सैयद बंधु के द्वारा कर दी जाती। तो यही सहयोग मराठा करते हैं, किनका? सैयद बंधु का। और सैयद बिंदु फर्रुखसियर की हत्या करता है और उसके बाद शासक बनते हैं रफी उर दर्जात। और रफी उर दर्जात जैसे ही शासक बनता है, वह बालाजी बाजीराव को अगला मराठा का शासक घोषित करता है। तो इसलिए यह पेशवाओं को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है? 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ का भी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? साथ में अब एक यह भी निश्चित हो जाता है कि जो पेशवाओं का पद होगा वह पैतृक हो जाएगा, यानी उसके पुत्र ही पेशवा बनेंगे। तब उसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव प्रथम वही हैं जिनका आप लोग बाजीराव जो मूवी आया है वो मूवी देखें, वही मूवी है, यही इन्हीं पर आधारित है, जिनका शासनकाल 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी था। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 होता है। जब बाजीराव शासक बनते होते हैं तो वह कुछ क्षेत्रों जैसे निजाम, मालवा, पुर्तगाल, गुजरात, ये सभी क्षेत्र को जीतते हैं और अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं। उसके बाद जब यह बाजीराव शासक कर रहे होते तो उनको एक क्या होता है? बुंदेलखंड के सहयोग से, बुंदेलखंड को सहयोग के लिए आमंत्रण आता है। बुंदेलखंड का सहयोग कौन करते हैं? छत्रसाल करते हैं, जो वहां के शासक रहते हैं। तो छत्रसाल क्या करते हैं? इनको बाजीराव द्वितीय को आमंत्रण देते हैं उनको सहयोग करने के लिए। तब बाजीराव द्वितीय क्या होता है? सहयोग करने के लिए बुंदेलखंड आता है और छत्रसाल को युद्ध में मदद करता है। उसी दरमियान जब वह क्या होता है? युद्ध के लिए निकलता है, उसी दरमियान में उनको एक क्या होता है? मस्तानी, जो मुस्लिम नृत्यांगना रहती है उनसे उनकी मुलाकात होती है और प्यार होता है। जो बाजीराव मूवी में जो बताया गया जिस प्रकार से जस्ट मिलता जुलता उसी प्रकार का कहानी है। तो इसमें बाजीराव द्वितीय का मस्तानी से जो एक क्या रहती है? मुस्लिम नृत्यांगना रहती है, उनसे उसका प्रेम होता है। फिर बाजीराव 1740 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार से बाजीराव का मृत्यु 1740 में हो गया। अब उसके बाद बाजीराव, अब कोई पेशवा का अगला पेशवा आता है मराठा का, तो वह होता है, अब जो अगला शासक आता है अब जो अगला आता है बाजीराव प्रथम के बाद, अब जो तीसरा आता है वह होता है बालाजी बाजीराव। देखिए ये कभी कभी क्या होता है, क्रम भी भूल जाते हैं कितने लोग, तो याद रखेंगे पहले बालाजी विश्वनाथ आए, फिर बाजीराव प्रथम आए, फिर इनका ये सब मिला के बालाजी बाजीराव आते हैं। बालाजी बाजीराव, इनका शासनकाल होता है 1740 से और हमें यहां मिटाना पड़ेगा क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे, तो इसलिए कुछ कुछ मिटाना भी पड़ेगा। आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आगे आता है बालाजी बाजीराव जो 1740 से 1761 ईस्वी में बनते हैं। बोला जाता है कि अगर मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किनके शासनकाल में होता है, तो वह जो शासनकाल है
बालाजी बाजीराव, इसमें सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार होता है। बोला जाता है कि यह अपना साम्राज्य को इतना तक फैलाए थे और अलवर्दी खां से भी क्या किए थे, युद्ध कर कर 1751 में पराजित कर वहां से भी वह क्या किए थे, टैक्स वसूले थे। उसके बाद क्या होता है कि बालाजी बाजीराव के टाइम में एक अहम घटना क्या होता है कि पानीपत का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि बालाजी बाजीराव जब शासन कर रहे होते हैं तो जो ईरानी अहमद शाह अब्दाली था उसके सेनापति पुत्र को वह एक बार भारत से खदेड़कर बाहर निकाल चुके थे, और इसी क्रम में वह अहमद शाह अब्दाली जो ईरान का होता है वह क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली वह 1761 ईस्वी में भारत आता है और वह क्या करता है, मराठाओं से युद्ध करता है, और इस युद्ध में मराठा की क्या होती है, पराजय हो जाती है। और इस पराजय के बाद क्या होता है, बालाजी बाजीराव बहुत ही दुखी होते हैं और बहुत ही शोक में चले जाते हैं। बोला जाता है यह वो जो हार था उस हार को वह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और इसी वियोग में उनका बालाजी बाजीराव का मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार से बालाजी बाजीराव 1761 ईस्वी में चले जाते हैं। उसके बाद शासक जो बनते हैं अब उनका हम लोग देखेंगे। अब जो अगला शासक बनेंगे वह बनते हैं माधवराव। माधवराव का शासनकाल होता है 1761 से 1772 ईस्वी। बोला जाता है जब माधवराव यहाँ का पेशवा बनते हैं तो वह पुनः शक्ति का विस्तार करते हैं, यानी इनके शासक बनते ही वह शक्ति का फिर से क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। उन्होंने क्या करते हैं, निजाम, हैदराबाद, और बोला जाता है कि ये साम्राज्य को अपना सिख, जहां तक सिख धर्म था उसके आगे अफगानिस्तान तक अपनी क्या कर चुके थे, साम्राज्य को विस्तार कर चुके थे। और इन्होंने साथ में और क्या किए थे, जो हैदर अली, निजाम और हैदर अली से भी ये क्या कर चुके थे, चौथ प्राप्त कर चुके थे। चौथ आपको बताए थे कि चौथ उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो क्षेत्र क्या होते थे, इसके जो मराठाओं के नजदीक में होते थे, जो इसलिए चौथ लिया जाता था ताकि उस पर शिवाजी आक्रमण नहीं करे और उसको संरक्षण दे सके। तो इन स्थानों से भी माधवराव क्या करता है, निजाम और हैदर अली से भी चौथ वसूल लेता है। और उनके बाद क्या होता है, 1772 ईस्वी में बोला जाता है, 1772 ईस्वी में एक मुगल बादशाह होते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। यह शाह आलम द्वितीय क्या करते हैं, अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर यह मराठाओं के संरक्षण में चले आते हैं, शाह आलम द्वितीय। तो यह अपनी शक्ति इतना मजबूत हो चुका था मराठा उस टाइम कि शाह आलम को भी अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर मराठाओं के संरक्षण में आना पड़ा था। अब उसके बाद क्या होता है, माधवराव का 1772 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। उसके बाद अब जो अगला शासक आते हैं वह होते हैं बाजीराव द्वितीय, जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक होता है। बाजीराव द्वितीय, जो 1818 ईस्वी में इनका शासन समाप्त हो जाता है। बोला जाता है बाजीराव द्वितीय को ही, ये जो बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया था, इसमें अंग्रेजों के सहयोग से ही इनको यह बनाया गया था। अब इसके बाद माधवराव के बाद जो और भी आते हैं पेशवा,
लेकिन उनका विस्तार से हमको नहीं पढ़ना, उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। उसके बाद जो अंतिम पेशवा होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वह बाजीराव द्वितीय होते हैं, जो 1818 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद पेशवाओं का पद समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि शिवाजी के जाने के बाद किस प्रकार से उनके वंशज आए, उनके 2 पुत्र आए, उसके बाद उन 2 पुत्रों में आपस में संघर्ष होता है, और संघर्ष करने के बाद क्या होता है, साहू जी के नेतृत्व में पेशवा पद का स्थापना होता है, और वह पेशवा धीरे धीरे एक महान शक्ति के रूप में मराठा साम्राज्य पर पूरा हावी होता है, और यही पेशवा मराठा साम्राज्य को बहुत आगे तक ले जाता है। उसके बाद कुछ समय ऐसा आता है जब क्या होता है, यह धीरे धीरे इसकी शक्ति कमजोर होने लगती है, और जो अंतिम जो रहते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय 1818 ईस्वी में इनका भी क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ट के रूप में, टेबल के रूप में, कि जो कुछ क्या हुए, अंग्रेज आंग्ल मराठा युद्ध हुए, कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए, ये 3 आंग्ल हुए मराठा युद्ध, वो युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। कुछ संधि हुई अंग्रेज और मराठा के बीच, उनको पढ़ेंगे, टेबल से पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो जाए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हमें जो समझाना था वो समझा दिए। अब आप टेबल देखिए दोस्तों। अब हम लोग चार्ट देखेंगे कि किस प्रकार से आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, अंग्रेज मराठा के बीच जो संधि हुए उसके बारे में जानेंगे। जो समझने का पार्ट था वो पहले था, जो समझने का था वो हम आपको समझा दिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग आसानी वे में आराम से पढ़कर याद करेंगे। पहला क्या है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, यह इसके ठीक 20 वर्ष बाद होता है, 1803 से 1805 ईस्वी। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के ठीक 12 वर्ष बाद, तो 1817 से 1818 ईस्वी। तो इस प्रकार से हम लोग देखें 3 आंग्ल मराठा युद्ध होता है अंग्रेज और मराठा के बीच। पहला होता है 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल। उसके बाद द्वितीय होता है ठीक 20 वर्ष बाद 1803 से 1805 ईस्वी तक, और जो द्वितीय होता है तृतीय होता है 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। तो ये 3 था आंग्ल मैसूर युद्ध। क्रम से याद करेंगे, समझ के याद करेंगे, ये याद हो जाएगा। शुरुआती में परेशानी होगी, लेकिन आप 1-2 बार देखेंगे, 1-2 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब युद्ध होता है तो उसके बाद कुछ संधि होती है। संधि देखेंगे जो अंग्रेज और मराठा के बीच होता है, आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के नाम जाना था। ये जो संधि है, देखिए पुरंदर का संधि, ये आप पुरंदर का मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो शिवाजी के समय हुआ था वो पुरंदर, वो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था, ये वो नहीं है, ये अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ है, वो संधि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है सूरत की संधि जो 1775 ईस्वी में हुआ था, जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782, तो वह सूरत की संधि होता है उसमें। उसके ठीक 1 वर्ष बाद 1776 में पुरंदर की संधि होता है। उसके ठीक क्या होता है, जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होता है 1782 ईस्वी में, तो कौन सा संधि से समाप्त होता है, सालवाई की संधि से। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि यहाँ पे 3 संधि है जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच देखने को मिलता है। पहला क्या है, सूरत की संधि जो कब हुआ 1775 में। उसके बाद सूरत के बाद पुरंदर की संधि जो कब होता है 1776 में। उसके बाद एक सालवाई की संधि जो 1782 ईस्वी में होता है। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद क्या होता है, अगला है बेसिन की संधि जो 1802 ईस्वी में होता है। बेसिन के संधि के बाद अगला है देवगांव की संधि जो ठीक इसके 1 वर्ष बाद 1803 ईस्वी में होता है। और बोला जाता है कि देवगांव से पहले जो बेसिन का संधि हुआ था, इस बेसिन की संधि में क्या होता है, जो बाजीराव द्वितीय रहते हैं वह अंग्रेज की स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं। बोला जाता है यह वो संधि है जिसके बाद अंग्रेजों को मराठा के ऊपर विजय निश्चित ही संकेत कर दिया था कि अगर मराठा साम्राज्य का कोई अगला उस पर अधिकार होगा तो अंग्रेज का होगा। तो यही जो बेसिन का संधि होता है उसमें बाजीराव द्वितीय अंग्रेज की स्वाधीनता स्वीकार कर लिए होते हैं। तो बेसिन की संधि इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे, जो 1802 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देवगांव की संधि हुई। उसके बाद 1816 में नागपुर की संधि होता है। ये नागपुर की संधि 1816 में होता है।
उसके नागपुर के बाद ग्वालियर की संधि होती है जो 1817 ईस्वी में रहती है। उसके बाद एक होता है पूना की संधि, यह 1817 ईस्वी में पूना की संधि होती है। इस पूना की संधि में क्या होता है कि जो पेशवाओं का पद होता है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यानी अब पेशवा का पद खत्म हो गया और मराठा साम्राज्य खत्म और अंग्रेज का अधिकार हो जाता है। तो यही वो रहता है पूना की संधि, जिसमें पेशवाओं के पद समाप्त कर दिए जाते हैं और पूर्ण रूप से अधिकार किस पर का हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और एक लास्ट है मंदसौर की संधि जो 1818 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उनको हम आपको बता देते हैं जो आपको याद करना है। एक पूना की संधि और एक बेसिन की संधि और एक सालवाई की संधि और दूसरा पुरंदर की संधि। ये आप 3-4 हैं जो बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। पूना 1817, बेसिन 1802, सालवाई 1782 और पुरंदर 1776 ईस्वी में। तो ये अब उसके बाद देखेंगे जब अंग्रेज मराठा युद्ध होता है, जब मराठा पतन के कगार पर होते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। और विखंडित होने के बाद बहुत सारे जो क्षेत्र अपने आप को वहां पर जाकर एक अलग केंद्र बना लेते हैं अलग मुख्यालय बना लेते हैं। जो पहला वंश है भोसले वंश। यह भोसले वंश क्या होता है, अपना मुख्यालय मुख्य केंद्र कहाँ बनाता है, नागपुर में बनाता है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक वंश है गायकवाड़ वंश। यह क्या होता है, अपना मुख्य केंद्र कहाँ बनाता है, बड़ौदा में, यानी जो गुजरात में है। तो ग से गायकवाड़ याद रखेंगे और ग से गुजरात, तो गायकवाड़ का गुजरात में। उसके बाद क्या है होलकर। यह होलकर क्या है, यह अपना मुख्य केंद्र मुख्यालय कहाँ बनाता है, इंदौर में बनाता है। तो इस प्रकार से होलकर का ध्यान में रखेंगे, इंदौर में। उसके बाद सिंधिया जो लास्ट में है वह अपना राजधानी पहले उज्जैन बनाता है और बाद में ग्वालियर। तो ये मेन रूप से यही है, ये आरंभ में सिंधिया अपना मुख्य केंद्र या राजधानी यहाँ बनाता है उज्जैन में। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए, वंश देख लिए कि मराठा साम्राज्य के विखंडन के बाद किस प्रकार से कुछ कुछ जो वंश थे अलग अलग केंद्र में जाकर अपना विखंडित होने के बाद मुख्यालय बनाते हैं। यह तो हम लोग देख लिए मराठा साम्राज्य था, किस प्रकार से शिवाजी क्या करते हैं, मराठा साम्राज्य को एक अलग मुकाम पर पहुंचाते हैं। उसके बाद उनके पुत्र आते हैं, जो संघर्ष होता है, उसके बाद पेशवाओं का पद होता है। तो ये क्रम को हम लोग अच्छा से समझे। अब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इसका हम ऑब्जेक्टिव भी डाल देंगे 24-48 घंटा के अंदर में, और आप उसको बनाइएगा और ऑब्जेक्टिव 100% बनेगा। और जो भी हम डालते हैं उसको आप अच्छा से रिवीजन भी कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव डालेंगे, उस डालने से आपका बनाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस चैप्टर पर काफी कंट्रोल भी होगा। तब हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं आधुनिक भारत के नए चैप्टर्स के साथ। तब तक आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।